हेलो एंड वेलकम टू हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो है पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स में हम बात करेंगे जहाँ पर हमने कॉलेज में सिलेबस को लीव किया था, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग हमने जो रूल मिला है उसमें लेक्चर्स को ऑनलाइन अपलोड करना है, इसलिए हम लेक्चर्स को ऑनलाइन अपलोड करेंगे पीडियाट्रिक में। जहाँ पर कॉलेज में हमने लीव किया था तो आप रेगुलरली उन वीडियोस को देखिए जो हम अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपका जो सिलेबस है वो कंटिन्यू उसी तरीके से रन होता रहे जिस तरीके से रन हो रहा था। तो वीडियोस देखते रहिए एंड स्टे ट्यून्ड। तो पीडियाट्रिक में जो चैप्टर है उसके नाम के बारे में अगर थोड़ा सा डील करते हैं तो ये आपको यहाँ पर इसमें ये बताया जाएगा कि नर्सिंग में जो चीज़ें हैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो इसके अंदर अगर सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है वो टॉपिक आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ्टी। प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ्टी, तो इसका जो मतलब आ जाता है उसका मतलब आता है कि सेफ्टी जो आपको फॉलो करनी है ड्यूरिंग द केयर, वो क्या क्या रहते हैं, प्रिंसिपल्स उसके क्या क्या रहेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डील करेंगे। तो इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। पहले तो एक चीज़ के लिए आपसे अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है तो इसको इग्नोर करिए और लेक्चर पर फोकस करिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताया जा रहा है सेफ्टी अगेंस्ट लीगल इशू, यानी कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट। सेफ्टी अगेंस्ट लीगल इशू या इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब क्या होता है वो बताते हैं सबसे पहले। तो सेफ्टी अगेंस्ट लीगल इशू का मतलब होता है कि जो आपकी सेफ्टी के लिए जो लीगल इश्यूज जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पर डील किया जाएगा, जिसको कि इन्फॉर्म कंसेंट भी बोला जाता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है इसकी। तो इसमें आपका आ जाता है कि इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं उससे पहले कोई भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करवाते हैं या फिर कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो कि अनसेफ हो सकता है, तो उसमें आपसे एक फॉर्म लिया जाता है या फिर आपके जो अटेंडर हैं उनसे एक फॉर्म लिया जाता है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि जो पेशेंट हैं या जिसके ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके रेस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। ये चीज़ इन्फॉर्म कंसेंट में आपको बताई जाती है। अब अगर एक एग्जांपल देकर आपको समझाऊं इन्फॉर्म कंसेंट क्या है, तो जैसे कि अगर कोई ऑपरेशन करवाने जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कार्डियक सर्जरी करवाने जाता है, तो सर्जरी पर जाने से पहले उनके अटेंडर जो हैं उनसे एक फॉर्म साइन करवाया जाएगा, जिसमें ये होता है कि सर्जरी के दौरान उन पर अगर कोई कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है या फिर कोई भी केस क्रिटिकल हो जाता है तो वहाँ पर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल वो उनके जो अटेंडर्स हैं वो होंगे। तो ये चीज़ आ जाती है कंसेंट फॉर्म के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है डेफिनेशन के बाद वो आ जाता है वैलिड इन्फॉर्म कंसेंट। मतलब कि जो कंसेंट है उसके लिए आप वैलिड कब होते हैं और क्या क्या कंडीशंस होती हैं एक इंसान को कंसेंट फॉर्म फिल करने के लिए, वैलिड बनाने के लिए। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो एज। आप 18 ईयर्स से एबव होने चाहिए अगर आप एक कंसेंट फॉर्म को भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो है मेंटली फिट। आप अगर किसी कंसेंट फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप मेंटली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेंटली फिट नहीं होते तो आपको नहीं पता कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कंसेंट फॉर्म भर रहे हैं या आपको भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए, आपको उसमें जो परमिशन है वो देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए। तो इसलिए मेंटली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आ जाता है कैपेबिलिटी टू टेक डिसीजन। मतलब जो भी इंसान कंसेंट फॉर्म साइन कर रहा है उसको डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब कि वो इंसान इतना कैपेबल हो कि वो अपने खुद के डिसीजंस ले पाए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जो पॉइंट टू डिसीजंस आर ऑन ओन विल। मतलब कि हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग हमारे डिसीजन होने चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए या फिर कोई मन में ये नहीं होना चाहिए कि हम ये डिसीजन ले लें ताकि अगले को कोई परेशानी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए उस इंसान के अंदर जो भी कंसेंट फॉर्म साइन कर रहा है। तो ये चार जो थी वो कंडीशंस थी जो कि लगभग एक इंसान में होनी चाहिए अगर वो कंसेंट फॉर्म साइन करने जा रहे हैं या भरने जा रहे हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है इस वैलिड इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बाद टॉपिक वो आता है रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट। मतलब कि अगर आप एक इन्फॉर्म कंसेंट ले रहे हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपकी ज़रूरी होती हैं, मतलब कि किन किन चीज़ों के लिए इन्फॉर्म कंसेंट दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है मेजर और माइनर प्रोसीजर्स। मतलब कि छोटे मोटे प्रोसीजर्स या कोई बड़ा प्रोसीजर भी आ सकता है इसके अंदर। जैसे कि आप मान लीजिए कि छोटे प्रोसीजर्स जैसे कि कोई आपका लंबर पंक्चर हो गया, छोटा प्रोसीजर है लेकिन इसके लिए भी आपको इन्फॉर्म कंसेंट लेना होता है। और मेजर प्रोसीजर जैसे कि कार्डियक सर्जरी हो गई तो इनके लिए भी लिया जाता है।
अनसेफ और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए भी कंसेंट लिया जाता है, जैसे कि आपको बताया, जैसा मैंने अभी लंबर पंक्चर, तो ये एक थोड़ा अनसेफ रहता है इसलिए इसमें लिया जाता है, और बायोप्सी जैसे हो गया उसके लिए भी लिया जाता है। तो ये सारे प्रोसीजर्स हो गए जिनके लिए भी आप देखेंगे कि एक वैलिड कंसेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब इसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो आपका आ जाता है सेफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स। अनसेफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स क्या होता है कि अगर आपने कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं जो थोड़ा सा अनसेफ है, तो उस कंडीशन में भी जैसे कि ऑपरेशंस आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि अनसेफ हैं एक पेशेंट के लिए। तो वो सारी चीज़ें जो अनसेफ हैं एक पेशेंट के लिए, तो उनके अंदर आपको कंसेंट फॉर्म लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लीविंग हॉस्पिटल विदाउट एनी मेडिकल परमिशन। अगर आप किसी मेडिकल परमिशन के बगैर आप हॉस्पिटल को लीव कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में भी कंसेंट फॉर्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो और भी कुछ कंडीशंस होती हैं, फिलहाल इतने ही आपको एक्सप्लेन किए गए हैं सिलेबस के अंदर, जिनमें कि आपको कंसेंट फॉर्म लेने का रिक्वायरमेंट बनता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, जैसे कि अभी हमने देखा सेफ्टी अगेंस्ट लीगल इशू, वैसे ही नेक्स्ट आता है सेफ्टी अगेंस्ट इम्प्रूव यूज़ ऑफ ड्रग्स। मतलब कि जो यूज़ है ड्रग्स का, उसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या क्या चीज़ों को ले सकते हैं, या फिर क्या क्या सेफ्टी मेजर्स को आप ले सकते हैं ताकि जो ड्रग्स का यूज़ है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके। तो इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे कि राइट पेशेंट सबसे पहले आता है। राइट पेशेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी ड्रग्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको सबसे पहले चेक करना है कि वही पेशेंट है या फिर नहीं है। आपको नेम देखना है, एज, सेक्स, ये सारी चीज़ें, आप बेड नंबर, ये सारी चीज़ें देख करके आइडेंटिफाई करिए कि जो आप पेशेंट जिसको देने जा रहे हैं आप ड्रग्स, वो वही पेशेंट है या फिर नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है राइट ड्रग। आपने ये तो देख लिया आपकी कौन सा पेशेंट है, जो जिस पेशेंट को आप ड्रग देने गए हैं वही पेशेंट है ये। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन में देखिए कि जो ड्रग लिखी हुई है वही ड्रग आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कोई अदर ड्रग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप अदर ड्रग प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको रिप्लेस करके जो प्रिस्क्रिप्शन में जो ड्रग दिया गया है वही ड्रग उसको प्रोवाइड किया जाए। तो ये आ जाता है आपका राइट ड्रग में। उसके बाद आ जाता है राइट डोज। राइट डोज में आपको ये बताया जाता है कि पेशेंट जो है उसको आप कितना डोज दे रहे हैं, मतलब प्रिस्क्रिप्शन में जितना डोज लिखा हुआ है उतना ही डोज प्रोवाइड कर रहे हैं या उससे अदर डोज प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर बताया गया कि 500 mg आपको पैरासीटामोल प्रोवाइड करना है, लेकिन आप उसको 600 mg लेकर आए हैं प्रोवाइड करने के लिए, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपको राइट डोज का रूल फॉलो करते हुए आपको 500 mg का ही पैरासीटामोल उसको प्रोवाइड करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है राइट टाइम। मतलब कि आप टाइम कौन सा दे रहे हैं, जैसे कि आपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा देखा होगा TDS, BD, SOS। मतलब कि SOS का मतलब होता है जैसे इन इमरजेंसी। तो आप जिस टाइम पर जिस ड्रग का प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया उस टाइम दे रहे हैं या फिर किसी अन्य टाइम पर दे रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है। तो जो प्रिस्क्रिप्शन में जो टाइम लिखा हुआ है आपको वही टाइम उस ड्रग को देना है। उसके बाद राइट रूट एंड मेथड। राइट रूट एंड मेथड, अब आप ड्रग दे रहे हैं तो किसी ना किसी रूट या मेथड से आपको प्रोवाइड करना होगा। जैसा कि मैंने पीछे बात की, पैरासीटामोल दे रहे हैं तो आपको ओरल रूट से देनी है, तो आपको जो रूट वहाँ पर मेंशन किया गया है प्रिस्क्रिप्शन में उसी रूट से आपको उस मेडिकेशन को प्रोवाइड करना है। डॉक्टर पैरासीटामोल को ये भी कह सकते हैं कि बाई इंजेक्शन प्रोवाइड करिए, आप IM प्रोवाइड करिए, IV प्रोवाइड करिए, कैसे भी आप प्रोवाइड करिए। तो कोई भी ड्रग है अगर उसके लिए बोल दिया IM प्रोवाइड करिए, IV प्रोवाइड करिए, तो आपको वैसे प्रोवाइड करना। और बोला गया ओरली प्रोवाइड करिए टैबलेट फॉर्म में, तो आप टैबलेट फॉर्म में उसको प्रोवाइड करिए। तो जैसा भी लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन में वैसे ही आपको उस ड्रग को प्रोवाइड करना है। उसके बाद आ जाता है टॉपिक आ जाता है राइट डॉक्यूमेंटेशन। अब राइट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आपके जो पेशेंट हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन राइट होने चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि रिपोर्ट्स इंटरचेंज हो जाते हैं या फिर कोई चीज़ इंटरचेंज हो जाती है, तो राइट डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आता है। तो डॉक्यूमेंटेशन राइट होने चाहिए ताकि आप जो ड्रग प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही रहें। कभी कभार इंटरचेंज हो जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन इंटरचेंज हो जाते हैं, किसी पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन किसी दूसरे पेशेंट की फाइल में या डॉक्यूमेंट्स में चला जाता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट इन्फॉर्मेशन। राइट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जैसे कि पेशेंट ने कौन से टेस्ट करवाए हैं या फिर कौन सा उनका ट्रीटमेंट चल चुका है या कौन सा चलेगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, ये राइट होनी चाहिए पेशेंट के बारे में, तो उनको ड्रग एडमिनिस्टर करने में प्रॉब्लम कम रहती है। उसके बाद जैसे ही ये सेकेंड हमने एक्सप्लेन किया सेफ्टी अगेंस्ट इम्प्रूव यूज़ ऑफ ड्रग्स, वैसे ही हम तीसरा एक्सप्लेन करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। मतलब इन्फेक्शन से कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आ जाता है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग का क्या मतलब है,
तो इस टाइम आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देख रहे होंगे, कोरोना के टाइम पर हैंड वॉशिंग सबसे मेन है। तो हैंड वॉशिंग इसी तरीके से हमेशा से ही मेन रहा है, बट प्रेफरेंस लोगों ने अभी इसको दिया है क्योंकि कोरोना में ये चीज़ ज़्यादा चल रही है और पहले इस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते थे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे मेन पॉइंट है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में। हैंड वॉशिंग अच्छे तरीके से हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, जिसमें कि आपको कुछ स्टेप्स भी बताए जाते हैं, 7 स्टेप हैंड वॉशिंग कहीं कहीं बताया जाता है आपको किस तरीके से हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। जैसे कि आपके हैंड्स क्लीन रहते हैं, नेल्स क्लीन रहते हैं, तो आपके माउथ तक कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज़ कॉज कर सकते हैं वो आपके माउथ तक नहीं पहुंचते हैं, आपके फूड में नहीं जाते हैं, जिससे कि आपको डिसीज़ या इन्फेक्शन प्रोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। हैंड वॉशिंग एक मेन पॉइंट आता है। अब जो हैंड वॉशिंग के बाद जो टॉपिक आ जाता है या हैंड वॉशिंग के बाद जो पॉइंट आ जाता है जिससे कि हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं इन्फेक्शन का, वो है रिड्यूसिंग सेंसिटिविटी टू इन्फेक्शन। मतलब कि इन्फेक्शन के लिए आप सेंसिटिव कम हो जाएं तो इन्फेक्शन आपको कम हो सकता है। लेकिन कैसे हम इन्फेक्शन के लिए सेंसिटिव कम हो जाएं, कैसे सेंसिटिविटी को रिड्यूस कर सकते हैं, वो पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। जो इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है आपका हाइजीन का। अगर आप हाइजीन मेंटेन करते हैं, हाइजीन मतलब कि ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की करें, जैसे कि हम हैंड्स की हाइजीन मेंटेन करें तो हेयर की हाइजीन मेंटेन करें, ऐसा नहीं है। आप ओवरऑल बॉडी का हाइजीन मेंटेन करें, चाहे वो स्किन हो, चाहे हेयर हो, चाहे ओरल हाइजीन हो, चाहे या आई हाइजीन हो, चाहे वो ईयर्स के लिए हाइजीन हो, किसी भी बॉडी पार्ट के लिए हाइजीन हो, ओवरऑल बॉडी की हाइजीन मेंटेन करनी है। और बॉडी की नहीं, आपको अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हैं उनकी भी हाइजीन मेंटेन करनी है, ताकि वहाँ पर इन्फेक्शन ग्रोथ कम हो और आपको इन्फेक्शन कम लगे। तो हाइजीन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको कि अगर हम मेंटेन कर लेते हैं तो जो इन्फेक्शन है वो उसको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट हाइजीन के बाद न्यूट्रिशन। अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन कैरी करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन खाते हैं, तो आपको इन्फेक्शन प्रोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जैसे कि आप मल्टीविटामिन्स लेते हैं, मल्टी मिनरल्स लेते हैं, सारी चीज़ें लेते हैं अपनी डाइट में, तो आपको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जो वो है एडिक्वेट फ्लूइड। इसके अंदर क्या आता है कि अगर आप इनफ अमाउंट में फ्लूइड लेते हैं तो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, क्योंकि जब आप फ्लूइड लेते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, तो आपकी बॉडी फ्लश आउट करती रहती है जितने भी बैड थिंग्स हैं या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन्फेक्शन या डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, तो इनको फ्लश आउट करती रहती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और इन्फेक्शन प्रोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप। मतलब आपको अगर मिनिमम अमाउंट में रेस्ट एंड स्लीप हो रहा है, जैसे कि आप बोला जाता है ह्यूमन बॉडी को लगभग 7 to 8 आवर्स मिनिमम रेस्ट चाहिए होता है, स्लीप चाहिए होती है। तो अगर आप इतना ले रहे हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली इन्फेक्शन कम हायर करेगी और आप जो है हेल्दी बने रहेंगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में आपको बताया जाता है अगर आपने सारे इम्यूनाइजेशन लिए हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के हों, तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जनरेट होती रहती हैं। अगर कोई भी इन्फेक्शन आता है या कोई भी आपके डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, तो उनके लिए एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी जनरेटेड रहती हैं, क्योंकि आपने उससे पहले उसका एंटीबॉडी ले लिया है इम्यूनाइजेशन फॉर्म में, जिसकी वजह से आप डिसीज़ प्रोन नहीं रहते हैं, आपको डिसीज़ नहीं होती, आपको इन्फेक्शन नहीं होता है और आप हेल्दी बने रहते हैं। तो इम्यूनाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद रिड्यूसिंग सेंसिटिविटी टू इन्फेक्शन के बाद जो पॉइंट आता है वो आता है स्टरलाइजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स एंड अदर आर्टिकल्स। मतलब कि आप अपने जो इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आर्टिकल्स हैं जिनको कि हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं या क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं पेशेंट की केयर प्रोवाइड करते टाइम, उनको अगर आप क्लीन करके रखते हैं तो भी इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा प्रिवेंट किया जा सकता है। ये चीज़ अब इम्प्लीमेंट काफ़ी होने लग गई है, पहले इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं होती थी कि हर जगह आपको इतना ज़्यादा क्लीनलीनेस, इतना ज़्यादा हाइजीन मेंटेनेंस इंस्ट्रूमेंट्स के, इक्विपमेंट्स के सेक्टर में नहीं दिखता था। तो अब ये ज़्यादा देखने को मिलने लग गया है। इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो बराबर स्टरलाइज़ किए जाते हैं रीयूज़ करने के लिए, और जो आपके कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट्स होते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो सिंगल यूज़ ही किए जाते हैं, उनको दोबारा यूज़ नहीं करते हैं पेशेंट पे। अगर दोबारा यूज़ किया जाए किसी पेशेंट पे तो उसको नए इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। जैसे कि सिरिंजेस देख लीजिए, सिंगल यूज़ किए जाते हैं
और सिंगल यूज़ के बाद उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है और दोबारा से नए सिरिंज यूज़ किए जाते हैं अगर दूसरे पेशेंट के लिए करना है। तो इससे इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा प्रिवेंट आउट किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फॉलोइंग स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशंस, मतलब कि सेफ्टी प्रिकॉशंस को आप अगर देखते रहिए, आप उनको अगर फॉलो करते रहिए तो आप बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशंस होते कौन कौन से हैं? तो स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशंस में आपके वो चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि हैंड हाइजीन को मेंटेन करना या फिर पीपीई का यूज़ करना, सेफ़ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस आप यूज़ करें और उसके साथ साथ जो भी कंटामिनेटेड चीज़ें हैं उनको सेफली हैंडल करें, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, अपना ओरल हाइजीन मेंटेन रखें। तो ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में आ जाती हैं। अगर आप इनको फॉलो करते रहते हैं तो आप इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा हद तक प्रिवेंट आउट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सेफ्टी अगेंस्ट एक्सीडेंट्स एंड इंजरी। एक्सीडेंट और इंजरी के अगेंस्ट कैसे हम सेफ्टी को मेंटेन कर सकते हैं, तो इसमें आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि बच्चे जो होते हैं वो एक्सीडेंट्स और इंजरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेजर्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको पिछले वाले पॉइंट में मेंशन करना भूल गया कि जो बच्चे होते हैं वो इन्फेक्शंस के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। इसलिए ये सारे स्टैंडर्ड मेजर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा सेफली यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो चाइल्ड है वो प्रोन होता है इन्फेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है सेफ्टी अगेंस्ट एक्सीडेंट्स एंड इंजरी। इसके लिए भी चाइल्ड बहुत ज़्यादा प्रोन होता है, उनको बहुत जल्दी इंजरी हो सकती है क्योंकि वो नोइंग नहीं होते हैं कि कौन सी चीज़ उनके लिए हार्मफुल है, कौन सी चीज़ हार्मफुल नहीं है। कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव लगती है, कोई न्यू लगती है तो वो उसके लिए यूज़ टू होने की कोशिश करते हैं, उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं और फिर उनको उससे हार्म हो जाता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है प्रॉपर पोजीशन एंड यूज़ ऑफ साइड रेल्स। मतलब आप बच्चे को प्रॉपर पोजीशन दें जब आप उसको हैंडल कर रहे हों, क्योंकि हैंडलिंग के दौरान भी काफ़ी इंजरीज़ हो जाती हैं। उसके बाद आपको बताया यूज़ ऑफ साइड रेल्स, मतलब जो साइड रेल्स हैं उनका यूज़ करिए। बच्चा जब लेटा हुआ है, चाहे वो बेड पे हो या फिर किसी और जगह आपने लेटाया हुआ है, तो उसमें साइड रेल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं थोड़े दिनों के बाद वो रोलिंग करना शुरू कर देते हैं और रोलिंग करने की वजह से वो अपने साइड से गिर सकते हैं और गिरने की वजह से बोन फ्रैक्चर जैसी कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यूज़ ऑफ डिम लाइट्स वाइल स्लीपिंग। मतलब जब भी बच्चे सो रहे हों तब आप डिम लाइट्स का यूज़ करिए। डिम लाइट्स का यूज़ करने का मतलब यहाँ पर ये है कि इंजरी का ये चांसेस हैं कि उनकी आई डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। बहुत ज़्यादा अगर लाइटिंग रहती है तो आई डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं थोड़ा सा, इसलिए आपको स्लीपिंग के टाइम पे डिम लाइट्स का यूज़ करना ज़रूरी होता है। उसके बाद प्रोवाइड सपोर्ट वाइल वॉकिंग। बच्चे जब चल रहे हो तब उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें। आपने देखा होगा कुछ टॉयज़ भी ऐसे आते हैं जो कि जब प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चे को जब वो अपने वॉकिंग स्टेज पे होते हैं, मतलब साल भर के हो गए हों, तब वो वॉकिंग करना शुरू कर देते हैं, पैरों से वॉक करना शुरू कर देते हैं। क्रॉलिंग तो पहले ही शुरू कर देते हैं, लेकिन पैरों से वॉक करना जब शुरू करते हैं तब उनको ऐसे टॉयज़ प्रोवाइड किए जाते हैं कि वो उन टॉयज़ की मदद से चलना सीख पाएँ। तो उससे क्या होता है, उनको सपोर्ट मिलता है, गिरते नहीं और ईजिली वॉकिंग प्रैक्टिसेस को लर्न कर पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जो मेजर जिससे कि एक्सीडेंट और इंजरी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम, तो वो आ जाता है कीप कॉल बेल इन कॉन्टैक्ट विद चाइल्ड। चाइल्ड के कॉन्टैक्ट में कॉल बेल एक होनी चाहिए। कॉल बेल, जैसा कि कॉल बेल क्या होता है कि एक बेल टाइप का होता है, आपने अक्सर देखा होगा, डॉक्टर्स के यहाँ देखा होगा और ऑफिसेज़ में देखा होगा, कॉल बेल रहता है। तो उससे क्या होता है कि अगर वो किसी ऐसी प्रॉब्लम में हो जाते हैं जिसका सॉल्यूशन उनको खुद ना मिल रहा हो, जिससे कि वो खुद ना निकल पा रहे हों, तो वो कॉल बेल का यूज़ करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि चाइल्ड किसी प्रॉब्लम में है और आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है पॉइंट, टीच द पेशेंट अबाउट द यूज़ ऑफ साइड रेल्स एंड स्टेयर्स। मतलब कि जो पेशेंट है, मतलब बच्चा है, जो उसको आपको ये सिखाना है कि साइड रेल का यूज़ कैसे करें जो स्टेयर्स पे लगी हुई है। बच्चा सीढ़ी से उतर रहा है तो जो रेलिंग साइड में लगी हुई है उसका यूज़ कैसे किया जाए। इसका यूज़ इसलिए ज़रूरी होता है कि साइड रेलिंग्स जो होती हैं, बच्चे चढ़ तो जाते हैं ईजिली, चढ़ने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब वो उतरते हैं उससे तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है और अक्सर वो उससे गिर जाते हैं। लेकिन साइड रेलिंग्स का अगर सपोर्ट ले लेते हैं तो उससे गिरते नहीं हैं और हेड इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। उसके बाद आ जाता है टीच द पेशेंट अबाउट यूज़ ऑफ साइड रेल्स ऑफ स्टेयर्स। ये पॉइंट हो गया आपका, सॉरी। उसके बाद आपका आ जाता है कीप मेडिसिन शार्प ऑब्जेक्ट अवे।
मतलब कि जो मेडिसिन्स हैं या फिर शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं उनको दूर रखें बच्चे से। तो इसमें आपका पॉइंट ये रहता है कि जैसे कि बच्चे हैं मेडिसिन्स देखते हैं उनको थोड़ा अट्रैक्टिव लगती हैं तो तुरंत वो उसको मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, स्वेलो करने की कोशिश करते हैं, ईट करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो मेडिसिन्स उनके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट शो कर सकती हैं। और उसके बाद कुछ शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि नाइफ़ हो गया, फॉक्स हो गए, या फिर और भी कोई चीज़ हो गई जो कि नुकीली है या पैनी है और वो पड़ी हुई है और बच्चे के पास और वो उठा लेते हैं, उनका यूज़ करने लग जाते हैं, तो ये भी एक हार्मफुल चीज़ रह जाती है। और इनको अलग रखेंगे बच्चे से तो वह इससे हार्म नहीं होता है और इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोवाइड टॉयज़ विच आर वॉशेबल, अनब्रेकेबल एंड नॉन एलर्जिक। मतलब कि ऐसे टॉयज़ बच्चे को प्रोवाइड करिए जो वॉशेबल हों, अनब्रेकेबल हों और नॉन एलर्जिक हों। मतलब कि उनको धोया जा सके, मतलब गंदे हो जाते हैं बच्चे मुंह में डाल देते हैं, फिर फर्श पर रखते हैं, फिर मुंह में डाल देते हैं, तो वॉश कर सकें अगर उनको, तो ये ज़्यादा बेटर होता है। उसके बाद अनब्रेकेबल हों। अनब्रेकेबल का मतलब यहाँ पर आता है कुछ टॉयज़ ऐसे होते हैं जिनको असेंबल किया जा सकता है, जिनको तोड़ मरोड़ के फिर से अरेंज करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनके अंदर, तो बच्चे उन छोटे छोटे पार्ट्स को स्वेलो कर सकते हैं और स्वेलो करने की वजह से उनमें कोई ना कोई डिफॉर्मिटी आप देख सकते हैं या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जो हैं वो जनरेट आउट हो सकती हैं। अब आप एक चीज़ और आ जाती है इसके अंदर, नॉन एलर्जिक भी होने चाहिए। नॉन एलर्जिक का मतलब कि ऐसे मटेरियल से बने हों जो कि एलर्जी ज़्यादा क्रिएट ना करें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो टॉयज़ को ज़्यादातर मुंह में रखते हैं और उसके बाद उनसे खेलते हैं, तो इसलिए नॉन एलर्जिक मटेरियल से बने हुए ऐसी चीज़ें, ऐसे टॉयज़ होने चाहिए जो एलर्जी क्रिएट ना कर सकें। एक पिक आपको दिखाई हुई है यहाँ पर, जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके के टॉयज़ रहते हैं जो कि हार्मफुल नहीं होते हैं, ना ब्रेकेबल होते हैं और नॉन एलर्जिक भी होते हैं, वॉशेबल भी होते हैं। तो इस तरीके के टॉयज़ बच्चों को प्रोवाइड करने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कवर ऑल इलेक्ट्रिक वायर प्रॉपरली एंड कांट गेट मॉइस्ट। मतलब कि आप ऐसे जो वायर्स हैं, जो आपके घर में वायर्स हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, उनको आप कवर कर दीजिए और कवर करने के साथ साथ वो गीले ना हों, इस चीज़ का ध्यान विशेष रखें, क्योंकि गीले हो जाते हैं अगर वो, तो वो ईज़िली करंट स्प्रेड कर सकते हैं और बच्चा उनके कांटेक्ट में आया तो तुरंत करंट स्प्रेड हो सकता है। और अगर आप उनको कवर नहीं करेंगे तो अगर खुले वायर रहते हैं तो उनमें करंट स्प्रेड रहता है, बच्चा अगर टच भी कर लेता है तो उसको करंट लग जाएगा। लेकिन अगर वो कवर रहते हैं और बच्चा टच कर लेता है तो करंट लगने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बच्चे को प्रिवेंट कर सकते हैं एक्सीडेंट से, इंजरी से। तो ये सेफ्टी भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट थे जो कि आ जाते हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ्टी के अंदर। तो प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ्टी जो एक टॉपिक था उसके अंदर 3 चीज़ें थी, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सेफ्टी अगेंस्ट लीगल इशू, जिसको कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट में हमने डील किया है। उसके बाद आ जाता है सेफ्टी अगेंस्ट इम्प्रूव यूज़ ऑफ ड्रग्स, उसके बाद आ जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सेफ्टी अगेंस्ट एक्सीडेंट्स एंड इंजरी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो जिनमें कि आपको ये बताया गया है कि कैसे आप ऑल ओवर सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं एक किड को। तो अब आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो वहाँ पर फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पर डेली कुछ ना कुछ मेडिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मेडिकल रिलेटेड कंटेंट डेली प्रोवाइड किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आप वहाँ पर अगर फॉलो नहीं करते हैं तो इंस्टेंटली फॉलो करिए और उसका फ़ायदा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।